एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि यह हम लोग का पहला चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि पहला जो पार्ट है उसमें 1 से लेकर 50 तक सॉल्व करेंगे, तो इसका जो है 50 तक हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर जो इस चैप्टर का तीसरा पार्ट आएगा जिसमें 101 नंबर से लेकर 143 नंबर तक के सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बिना बकवास के चलिए 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ाने में टाइम लग जाता है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इत्मीनान से पढ़ते चलिए, समझते चलिए, आप लोगों को कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कोई तकलीफ होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाइए, सवाल पूछ लीजिए, जो भी आपको पूछना है पूछ लीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पर हम हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। ठीक है, तो आपको हमने एक चीज बताया था वीडियो नंबर 1 में, जो पार्ट 1 था उसमें बताया था कि जो अभाज्य संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 2, 3 और 5 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कोई भी अभाज्य संख्या हो वो या तो 1 से विभाजित होता है या नहीं तो खुद से विभाजित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अभाज्य संख्या आप ले ले तो वो मैक्सिमम किससे कटेगा जी? 1 से ही कटेगा। इस वजह से हमने बताया था कि अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे मौसा का बात किया तो क्या करेंगे जी? हमेशा जो है 1 टिक आउट करेंगे। मौसा यानी कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको हम लोग हमेशा 1 ही टिक आउट करेंगे। अच्छा, वहीं अगर LCM पूछता तो LCM क्या करेंगे जी? सभी संख्याओं को गुना कर देंगे, जितना भी संख्या होगा ना जी सभी संख्या गुना कर देंगे, हमारा LCM निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस चीज का बहुत ही अच्छे ढंग से ख्याल रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है हमेशा 1 होता है, और लौसा यानी कि लघुत्तम समवर्त, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जो है संख्याओं गुना करने से प्राप्त होता है। चलिए अब 52 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वही संख्या होगा जो इसे P/Q के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, P/Q के रूप में लिख लेंगे, जहां P और Q पूर्णांक होगा और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट नंबर 3 देखिए, ये जो है पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जो है देखिए 3 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा जी? ये जो है दशमलव के बाद जो है बहुत सारा अंक आते रहेगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि इसका वर्गमूल जो है कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। 3 कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं है, तो ये कौन सा संख्या होगा जी? अपरिमेय संख्या होगा, जो कि आपको वीडियो नंबर 1 में हमने समझाया हुआ है। ठीक है, तो रूट नंबर 3 क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। कुल मिलाकर बस इतना वो समझिए। यहाँ पे समझिए कि 4 प्लस में रूट नंबर 5 है, तो रूट नंबर 5 आप लोगों को पता है कि अपरिमेय संख्या है, जिसकी वजह से अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो आपको हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये बात जो है हम लोग वीडियो नंबर 1 में चर्चा किए हुए हैं। तो वीडियो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो है हम लोग वीडियो नंबर 1 में ही चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये भी अपरिमेय संख्या होगा, तो इसको भी टिक आउट नहीं करेंगे। 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा जी? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कट जा रहा है, इसका मतलब केवल यहाँ पे 2 बच रहा है, और 2 क्या है जी? एक पूर्णांक संख्या है, जो कि हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2/1 के रूप में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा जी? परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन बी जो है हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें जो है परिमेय संख्या जो प्राप्त हो जाएगा उसी को हम लोग टिक आउट करना है। यहाँ पे कह रहा है कि 53 नंबर में 2 क्रमिक यानी कि लगातार का बात कर रहा है, कंजिक्यूटिव का बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, यानी कि यहाँ पे मौसा पूछा है, तो 2 को क्रमिक सम संख्या ले लेते हैं। जैसे में 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो 2 को लगातार ही सम संख्या है। जैसे 18 लेते हैं तो इसके बाद क्या आएगा जी? सम संख्या, तो आप लोग कहेंगे 20 आएगा। ठीक है, कोई भी 2 को लगातार सम संख्या आप लीजिएगा तो उसका HCF कितना निकलेगा? तो आप लोग कहेंगे क्या चीज सर, इसका HCF जो होता है, कोई भी 2 संख्या का HCF होता है, उसका डिफरेंस से बड़का नहीं हो सकता। तो डिफरेंस कितना हो रहा है जी? 2 हो रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना हो जाए? 2 हो रहा है। और कोई भी सम संख्या जो है 2 से हमेशा विभाजित होती है, इसका मतलब जो है इसका HCF 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्याएं हमेशा 2 से विभाजित होती है, और लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर जो है 2 होता है। ये इसका मतलब क्या हुआ जी? कि हमेशा जो है अगर क्रमिक 2 को सम संख्या का यानी कि निकाले तो उसका HCF निकाले तो क्या होगा जी? हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, और आप जो है ऐसे चेक भी कर सकते हैं 2 और 4 का HCF निकाल के यूक्लिड वाइन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, तो ये कितना आएगा जी? 2 ही आएगा। कोई भी 2 को लगातार
बार सम संख्या का निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा जी 2 आएगा। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि वैसा नहीं लगाना है जैसा कि आप लोग लगाते हैं, ठीक है। बुद्धि बस इतना सा लगाना है कि देखिए गैप कितना है, तो गैप जो है 2 है। अब 2 से बढ़ का कोई संख्या ऐसा नहीं होगा जो 2 और 4 का एचसीएफ बन जाएगा। फिर 18 और 20 का गैप कितना है, 2 ही है, ठीक है। तो 2 से कोई भी ऐसा संख्या बढ़ का नहीं होगा जो उनकी का एचसीएफ बन जाए। तो 2 ही मैक्सिमम बड़का से बड़का संख्या हो सकता है जो कि एचसीएफ बने। और यहाँ पे हम पाते हैं क्या चीज कि 2 जो है सम संख्या को मैंने विभाजित करता है। सम संख्या विभाजित को मैंने करता है कि नहीं करता है जी 2। तो आप लोग कहेंगे जी सर 2 से विभाजित करता है, उसी को सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के टाइम पे ही कुकुर भौंकने लगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से कि 2 से जो है मैंने कि यहाँ पे जो है विभाजित हो जाता है हर एक सम संख्या, तो इसलिए 2 ही क्या होगा जी एचसीएफ होगा। क्योंकि एचसीएफ वह संख्या होती है जिससे सभी संख्या का होती है जी विभाजित होती है, ठीक है। सभी संख्या कहने का मतलब जिस संख्या का एचसीएफ निकालते हैं वो सब संख्या जगह से विभाजित होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा, ठीक है, ए बी का लौसा, ठीक है। यानी कोई पूर्णांक जो है एगो ए है एगो बी है, ठीक है, ये दोनों संख्या है। तो कह रहा है कि इसका ए बी का जो मौसा है यानी कि ए बी का जो है एचसीएफ कुछ कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मिटा के बढ़िया से लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ ऑफ किसका जी, ए बी का, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ और कह रहा है कि गुना में ए बी का एलसीएम, ठीक है। लौसा यानी कि ए बी का एलसीएम के बात कर रहा है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, तो आप लोग को पता है कि एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर होता है, तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दोनों संख्या गुना कर देंगे तो ए और बी जो है पूर्णांक था, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा जी, ए गुने बी आएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। इसका भी चर्चा हम लोग वीडियो नंबर 1 में पूरा डिटेल्स में कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो नंबर 1 नहीं देखे ना तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा वीडियो नंबर 1, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे फैक्ट जो है हमने चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जान लीजिए क्या होगा जी कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल दिया है, तो ये दोनों संख्या गुना कर देंगे तो हम उसके जो है बराबर आएगा, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, तो ए गुने बी के बराबर होगा। तो आप लोग 54 का जो है ऑप्शन सी टिक आउट कर लीजिएगा। 55 नंबर देखिए क्या होता है जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यहाँ पे परिकलित किससे कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जीता। आप लोग कहेंगे सर एचसीएफ कैसे मैंने निकाला जाता है, यानी कि मौसा निकाला जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का है जी ये तकनीक है, एगो विधि है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ वाला ऑप्शन टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे आप लोग समझिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई है, तो पाई जो होता है वो है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का जो है कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। पाई का कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका दशमलव के बाद जो लगातार अंक आते रहता है, ये अंक रुकता कभी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं हम लोग जो है पाई का जो है मान यूज करते हैं, या तो 22/7 यूज करते हैं या फिर 3.14। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये पाई के बराबर नहीं होता है, ये लगभग बराबर होता है। ये पाई के लगभग बराबर होता है। तो कभी भी आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि पाई जो है परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग पाई का मान क्या लेते हैं जी 22/7, और आप लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं जी कि पाई का जो मान 22/7 होता है, नहीं कि पाई को मैंने p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा जी परिमेय संख्या होगा। तो पाई ध्यान रखिएगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये कौन सा संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। ये ध्यान रखिएगा पाई कौन सा संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। लेकिन इसका जो लगभग हम लोग मान यूज करते हैं वो कभी भी पाई के बराबर होता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ का है जी परिमेय संख्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 22/7 कौन सा संख्या है जी, परिमेय संख्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 3.14 भी का है जी परिमेय संख्या है। तो ये लगभग मान है जो कि पाई का मान एक्यूरेट नहीं है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान हम लोग यूज करते हैं वो कभी भी बराबर नहीं होता है, और वो जो मान होता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा का सारा कंफ्यूजन आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हो गया है तो नीचे देखिए एक लाइक का बटन दिया हुआ है, तो नहीं लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हमको भी आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक वाला तो बटन दबाइए तो जल्दी से। अब यहाँ पे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है इसको बताना है। कहने का मतलब जो है कि इसमें से देखिए 7 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें नहीं बताना है। जो अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है उसको बताना है, ठीक है। तो 7 तो अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या
ये क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या होगा जी, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो आपको पता है हमने वीडियो नंबर 1 में बताया है कि इरेशनल में रेशनल से भाग देते हैं तो क्या आता है जी, हमेशा इरेशनल आता है, नहीं कि अपरिमेय आता है। अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो क्या होगा जी, अपरिमेय आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रूट नंबर 2 और रूट नंबर 5 जो है कभी भी कटेगा नहीं, और दोनों का दोनों अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे स्थिति में अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या होगा जी, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे 75/48 देख रहे हैं जो रूट के अंदर में दोनों दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 75/48। ठीक है, एक ही चादर में ले लेते हैं। तो यहाँ से 3 से जो है दोनों का दोनों संख्या कटेगा, ये कटने वाला संख्या दिया है, तो 3 से कटेगा तो 25 3 75 होगा, यानी कि 25 वन में कटेगा। आई जो है 16 3 48 होगा, यानी कि बट्टा में 16 होगा। और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं 25 का जो वर्गमूल 5 निकलता है और 16 का वर्गमूल कितना निकलता है, 4 निकलता है। इस वजह से इसका मान जो है क्या निकल रहा है जी, 5/4 निकल रहा है, जो कि यहाँ पे परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है जी, परिमेय संख्या है। इसके वजह से है 75 रूट 48 जो है एक परिमेय संख्या बनेगा, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अतः 57 क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को याद रखे होंगे या फिर समझे होंगे, या फिर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है परीक्षा में तो उठा के पटक पटक के चले आएंगे। ठीक है, क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग कहिएगा जी सर आप बताएं और हम लोग उठा के पटक के ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जरा सा नीचे कमेंट करके बताइए तो कि अगर आप लोग को अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या छांटने के लिए कहे, ठीक है, तो क्या आप छांट करके चले आएंगे? तो नीचे कमेंट कीजिए, या तो यस सर और नहीं तो नो सर। लेकिन ऐसा कमेंट मत कीजिएगा जिससे मेरे कान से खून निकलने लगे। ठीक है तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहाँ पे कह रहा है कि रूट नंबर 3 और रूट नंबर 5 क्या है, तो आप लोग समझते हैं कि रूट नंबर 3 भी अपरिमेय है और रूट नंबर 5 भी अपरिमेय है। ये दोनों का दोनों संख्या क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जो शब्द है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जरूर याद रखिएगा अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी ही आप लोग टिक आउट कीजिएगा। यहाँ पे 59 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो आपको पता है कि शांत दशमलव प्रसार किसका होगा जी, तो जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, या तो 2 के पावर m के रूप में हो, नहीं तो 5 के पावर n के रूप में हो, और नहीं तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 17 से कभी भी 105 कटता नहीं है, और 105 जो है 105 को जो अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है, 105 को अगर हम लोग फैक्टर तोड़ते भी हैं तो ये होता है 21 5 105 होता है। कहने का मतलब जो 3 गुने 5 गुने 7 होगा। 105 का जो अगर फैक्टर तोड़िएगा तो 3 गुने 5 गुने 7 होगा। ठीक है, कैसे हम पता कर लेते हैं, 21 5 105 होता है तो 21 का 7 3 होता है, तो 5 3 7 हुआ। ठीक है, ऐसे हम कर लेते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं आएगा। तो आप लोग कैसे करते हैं, 3 से भाग देते हैं। 3 3 का 9 होता है और 3 5 15 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 7 35 होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3 5 7 ऐसे लिखते हैं। इसमें देखिए खाली जो है इसमें से इस रूप में नहीं आ रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा संख्या 3 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो ये जो है कभी भी इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को टिक आउट मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कटेगा 7 से 11 बार में कटेगा, और यहाँ पे 7 का यानी कि 30 बार में कटेगा। 30 जो है इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 30 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने यहाँ पे कितना जी, 3 गुने 5 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 3 6 6 5 30 होगा। ठीक है, तो या फिर इसमें एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या चीज, 30 जो है कभी भी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n गुने 2 के पावर m गुने 5 के पावर n जो है इसके रूप में नहीं आएगा। कहने का मतलब इसमें जो है 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा 3 भी आ रहा है, तो ये कभी भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो ये भी हम लोग को लग रहा है का चीज कटेगा, काजुना ना नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 88 का तोड़िएगा तो ये होता है का चीज 11 8 88 होता है। तो 8 में तो खाली 2 आता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा का चीज 11 आ जा रहा है। इसका मतलब जो है का जी ये भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। देखिए 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आ जाए तो आप लोग क्या कहिएगा जी, वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ये कहाँ देखना है, खाली हर में देखना है, लेकिन बट्टा के नीचे वाला संख्या में देखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 से 160 कटेगा नहीं, लेकिन 160 का जो है फैक्टर तोड़िएगा तो क्या आएगा जी, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 के पावर 5 गुने 5 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 के पावर 5 गुने 5 आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो थोड़ा समझिए, 2 से 80 बार में, फिर 2 से कितना बार में कटेगा जी, तो यहाँ पे 40 बार में कटेगा, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में कटेगा। देखिए 2 खाली आया इसमें 5 बार। ठीक है, एगो 5 आया, तो इसका मतलब क्या चाहिए, 2 के पावर 5 गुने 5 के रूप में आया, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा इसमें कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार वाला संख्या है, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्या आप लोग ऐसे सवाल को भी देखिए, वीडियो नंबर 1 में बहुत सारे सवाल बनवा दिए हैं, वीडियो नंबर 2 में भी आ रहा है, वीडियो नंबर 3 में भी आएगा। तो अगर आप लोग को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, तो यार आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से थोड़ा सा पढ़िए ना जी। कान में ईयरफोन ठूस लीजिए चाहे लगा लीजिए,
ठीक है, जो आपको आता है वो लगा लीजिए, चाहे कर लीजिए, ठीक है, लेकिन एकाग्रता के साथ किताब कॉपी कलम सब ले करके बैठिए और आराम से एक एक सवाल को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते चलिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, इस सब का रीजन जो है लिखते हुए चलिए। जैसे जैसे हम यहाँ पे फैक्टर तोड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग फैक्टर तोड़ करके बनाते चलिए, ठीक है। तो कॉपी किताब ले करके ही पढ़िए, ऐसा मत समझिए कि फ्री में पढ़ रहे हैं तो आप जो है मैंने कैसे ही पढ़ लेंगे, खाते पीते कैसे ही पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इत्मीनान से जैसे कोचिंग क्लासेस में जाकर पढ़ते हैं वैसे ही मेरे पास भी पढ़िएगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखो बाबा, मेरे पास भी एक कोचिंग संस्थान है और हमें कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर हैं, ठीक है। तो इस माने कि आप अपने कोचिंग का टीचर मान सकते हैं, इतना मुझे पता है, ठीक है, और आप मानिएगा। इसलिए जो है कॉपी किताब कलम वगैरह सब ले करके ही बैठिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं और देखने लगे वीडियो, ऐसा मत कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 2.13 डबल 1 3 फिर ट्रिपल 1 3 फिर 4 गो 1 3। यहाँ पे देखिए संख्या में क्या हो रहा है जी, रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, एक संख्या बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए संख्या जो है क्रम बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे 1 बार 1 आया है, यहाँ पे 2 बार 1 आ गया, यहाँ पे 3 बार 1 आ गया, यहाँ पे 4 बार 1 आ गया, यानी कि एक जो है बढ़ते जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, बल्कि एक का संख्या जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ई परिमेय संख्या नहीं होगा। ये कौन संख्या होगी जी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको जो है कभी भी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो दशमलव में देखिए थोड़ा सा ध्यान से, दशमलव जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। दशमलव जो संख्या होता है, दशमलव संख्या, वो आप लोग जानते होंगे 3 प्रकार का जानते होंगे। एक जो है आप लोग जानते होंगे शांत दशमलव प्रसार, कौन सा जानते होंगे जी, शांत दशमलव प्रसार जानते होंगे। दूसरा जो है आप लोग जानते होंगे क्या चीज जी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, ठीक है, यहाँ पे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जानते होंगे। और एक जो जानते होंगे आप लोग वो जानते होंगे अशांत अनवसानी जानते होंगे, अनवसानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग ये जो है दशमलव प्रसार आप लोग जरूर जानते होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज वाला है। दशमलव प्रसार जो है शांत वाला का होता है क्या चीज की, दशमलव के कुछ अंक के बाद जो है इसका दशमलव प्रसार जो है रुक जाता है। जैसे 0.5, इसके बाद 5 के बाद कोई संख्या आएगा नहीं, ठीक है। जैसे 0.3 5 6 आ गया तो 3 अंक के बाद जाकर रुक गया, इससे आगे अब संख्या आने वाला नहीं है। ये सब शांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत आवर्ती में होता ही है कि संख्या रिपीट करती है, जैसे मान के चले 0.1 के बाद 3 3 3 3 जो है रिपीट करने लगा, ठीक है। वैसे ही मान चलेगा जी 0.215 215 215, ये जो है 3 को संख्या जो रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत अनवसानी में जो है संख्या फिक्स नहीं होगा। अशांत अनवसानी में कुछ भी ऐसा ही आते रहेगा, रैंडमली संख्या कुछ भी यहाँ पे आते रहेगा, इसका कोई पैटर्न वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ना ही रिपीट करेगा, ना ही दशमलव के बाद रुकेगा, ठीक है। तो ये अशांत अनवसानी है। तो होता ई है यह जो शांत दशमलव प्रसार है और अशांत आवर्ती है, ये दोनों जो संख्या है ये परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है। और जो अशांत अनवसानी वाला है तो कौन सा संख्या हो जाता है जी, अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको जो है हम लोग पी बटा क्यू के रूप में बदल लेते हैं। इसको बदलने का तरीका आप लोग जानबे करते हैं कि दशमलव का जितना अंक रहेगा उतना को नीचे 0 दे देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बदलना जानते हैं। अशांत आवर्ती वाला जो है आप लोग 9th क्लास में सीखे हुए हैं 1.3 में, लेकिन फिर भी हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया है कि जैसे 0.3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे 0.3 पर एक रिंग कहेंगे। और एक रिंग वाला संख्या को बदलना है तो देखिए 3 जो है लिख देंगे और एक संख्या पर मैंने रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे जी 1 9 लगा देंगे। और वैसे भी आज के वीडियो में है जो है कि बहुत सारा अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार है जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में बदलना सीखेंगे, तो आप सारे फैक्ट को जानिएगा। तो देखिए इसको भी पी बटा क्यू के रूप में हम लोग बदल लिए, जिसको हम लोग क्या करेंगे जी 1/3 के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो हई जो 2 टाइप होता है वो परिमेय संख्या वाला टाइप होता है, अब बाकी हई वाला जो अशांत अनवसानी वाला होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे जो देखिए ये वाला जो संख्या है ना जी, ये रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें जो है देखिएगा ध्यान से, जैसे 13 है ना जी, 13 13 13 13 आता तो रिपीट करता है, लेकिन यहाँ पे 13 ना के देखिए यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 113 आया, यहाँ पे 1113 आया है, ठीक है। यहाँ पे 11113 आया है। तो यहाँ पे संख्या जो है रिपीट नहीं कर रहा, 13 13 रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें संख्या में 1 बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये रिपीटिंग वाला संख्या नहीं है, इसलिए क्या करेंगे इसको अपरिमेय संख्या करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद माने कि ना ही
ही रुक रहा है और ना ही मैंने क्या कर रहा जी रिपीट कर रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या वाला श्रेणी में जाएगा, यानी कि अशांत अनवसानी वाला श्रेणी में जाएगा, जो कि आप लोग 9th क्लास के 1.3 चैप्टर में पढ़े हुए हैं, एक्सरसाइज में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 61 नंबर सवाल पे चले आते हैं। रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 12 है। आप लोग को पता है कि रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, तो आप लोग कहेंगे सर रूट अंडर 3 बटा 12 लिख सकते हैं, एक ही चादर में लिख सकते हैं, तो 3 से ही 4 बार में कटेगा, यानी क्या होगा जी 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा जी 2 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा जी कि ये जो है एक परिमेय संख्या होगा। रूट अंडर 3/12 क्या होगा जी एक परिमेय संख्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को भी समझ पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो है देखिए सवाल तो पढ़ते हैं समझते हैं, कितना लोग तो पहले शुरुआत में छोड़ के भाग जाते हैं, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना लोग डाउनलोड करके भी देखते हैं, तो डाउनलोड करने वाले जो है थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आप लोग ऑनलाइन ही देखिएगा तो ज्यादा मुझे फायदा होगा, आप लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो मुझे और मजा आएगा। ठीक है, और भी आप लोगों के लिए वीडियो बनने पर जो कहिएगा वो सब वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि पढ़ने के बाद चुपे चुपे बिना लाइक किए चले जा रहे हैं, ये आप लोग बहुत घटिया काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पढ़ रहे हैं ना मैंने तो आप लोग सारा वीडियो को लाइक भी किया करें, इसलिए डाउनलोड करके मत देखिए, डायरेक्ट ऑनलाइन ही देखिए, एक बार ऑनलाइन देख लीजिएगा उसके बाद डाउनलोड करके रख लीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। 62 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। देखिए ए परिमेय संख्या है, 3 क्या है जी परिमेय संख्या है, और रूट अंडर 3 क्या है जी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हमने पढ़ाया है कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। ये भी वीडियो नंबर 1 में 11 नंबर क्वेश्चन में हमने बताया हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या आएगा जी हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे 63 नंबर सवाल में कह रहा है कि 11.23 आप 5, 6, 4 पर देखिए रेकरिंग दिया हुआ है, क्या है जी रेकरिंग दिया है ऊपर वाला। ठीक है, तो रेकरिंग वाला संख्या जो है आपको बताया है कि परिमेय संख्या होता है, यानी कि 63 का नंबर क्या हो जाएगा जी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। रेकरिंग वाला संख्या जो है हमेशा परिमेय संख्या होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 64 देखिए 64 में कहा है जी कि 5.2 और 3 3 3 3 जो है देखिए 3 3 3 3 रिपीट करने लगा, तो जो रिपीट करने वाला संख्या है इसको हमने बताया है कैसे जी परिमेय संख्या है। इसी संख्या को कभी कभी ऐसे भी लिख के दे देगा 5.2 और देखिए 3 रिपीट कर रहा है तो तीनों पर जो है रेकरिंग दे देगा। ठीक है, तो यही रेकरिंग वाला संख्या हो गया, ध्यान रखिएगा। इसी को रेकरिंग ना देगा, देखिए 3 3 बार बार रिपीट किया, डॉट डॉट लगा दिया, यानी कि 3 अनंत तक आते जा रहा है। ठीक है, तो ये रिपीट वाला ही संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे जी एक परिमेय संख्या ही बोलेंगे। तो आप लोग 64 का भी ऑप्शन बी ही याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और देखिए यार आप लोग देखिए पढ़ते हैं ना जी, बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपका जो है रिजल्ट कभी भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए आप मन ला करके पढ़िए, ऐसा मत समझिएगा कि फ्री में पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऐसा कभी भी मत समझिएगा कि फ्री में पढ़ रहे हैं, आप ऐसा समझिएगा कि आप मेरे को यूट्यूब द्वारा पैसा कमवा रहे हैं, यानी कि दक्षिणा के रूप में मेरा एडसेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 65 नंबर का है जी 1/√7 है, 1/√7। तो एक जो है परिमेय संख्या है और √7 क्या है जी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, आपको हमने बताया हुआ है। तो यानी कि 65 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 66 नंबर सवाल में कह रहा है कि भाज्य ए, यानी कि ए जो है भाज्य है तो इसको बीच में रखेंगे, भाजक बी यानी कि बी से भाग देना होगा। ठीक है, इसके लिए कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। ठीक है, यानी कि ए जो बराबर होगा बी क्यू, यानी कि क्यू से गुना करेंगे भागफल से गुना करेंगे, और जोड़ा है आर को यानी कि शेषफल आर होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आर के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, तो आपको हमने जब भी ये पढ़ाया होगा यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम वाला, ठीक है, ए बराबर का चीज बी क्यू और प्लस में आर जो हमने पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें आर के बारे में हमने कुछ बताया है। क्या बताया है जी, तो जो आर होगा वो शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि शेषफल 0 हो सकता है। अगर पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल 0 होगा, और नहीं तो 0 से बड़ा संख्या भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जिससे भाग दिए रहते हैं उससे छोटा ही होता है। ठीक है, तो जिससे हमेशा भाग दिए रहते हैं उससे क्या होता है जी हमेशा छोटा होता है। यानी कि आप लोग ऐसा कंडीशन बना सकते हैं कि आर जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा। काहे बी से छोटा होता है जी, क्योंकि अगर मान चलिए कि यहाँ से 5 से भाग दिए और शेषफल भी अगर 5 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ जी आपने भाग गलत बताया है। क्यों गलत बनाया, क्योंकि 5 से ई एक बार में फिर से कट जाएगा, तो आप एक बार फिर कटाइएगा तो फिर भाग का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कभी भी बी के बराबर आर नहीं आ सकता।
हमेशा जो है बी से ही छोटा ही आएगा, यानी कि अगर 5 से भाग दें तो 5 से छोटा संख्या ही प्राप्त हो सकता है, अगर 6 से भाग दें तो 6 से छोटा संख्या ही यहाँ पे शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन को देखें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आप लोग के यूक्लिड डिफाइन एल्गोरिथम में पढ़ाया गया है। तो इस चीज को आप लोग बहुत ही बाखूबी ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी अक्सर गलती करते रहते हैं, तो इस चीज को अच्छे ढंग से समझ करके याद रखिएगा। 67वां सवाल देख लीजिए। 5 में रूट अंडर 2 से गुना करना है, ठीक है, यानी कि 5 जो है परिमेय संख्या है और रूट अंडर 2 क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वो आएगा क्या चीज जी, अपरिमेय संख्या आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 68 नंबर सवाल में देख लेते हैं 5.2372, ठीक है, 5.2372। इसके बाद कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, यानी कि इस शांत दशमलव वाला है। कौन सा है जी, शांत दशमलव वाला है, और शांत दशमलव वाला हमको आपको क्या बताया अभी, तो परिमेय संख्या बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 68 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यहाँ पे 69 नंबर सवाल को आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। तो निम्न संख्याओं में, यानी कि जो नीचे संख्या दिया है इसमें विजातीय है, यानी कि अलग कौन है। ठीक है, 3 को एक जैसा होगा और एक का होगा जी ऑप्शन अलग होगा। ठीक है, तो उसमें विजातीय वाला पूछ रहा है कि विजातीय कौन है। तो 2/3 जो है आप लोग देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, ये क्या है जी, परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है जी, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल जो है 5 निकलेगा, 49 का वर्गमूल 7 निकलेगा। ये भी कौन संख्या है जी, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। 7/3 जो है ये भी क्या है जी, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है। लेकिन रूट 11 जो है, यानी कि 11 का वर्गमूल यहाँ पे नहीं निकलेगा, तो ये कौन संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 3 गो परिमेय संख्या है, 1 गो अपरिमेय संख्या है, यानी कि अलग कौन हुआ। तो आप लोग कहेंगे सर जी तो 11 वाला जो है अपरिमेय है, कैसे कि अलग है। ठीक है, बोले अलग है इसलिए जो है यहाँ पे कैसे जी, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या वाला आंसर होगा। बाकी 3 को जो है परिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 70 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या कह रहा है जी कि निम्न में कौन सा परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय कौन है इसको छांटना है। तो पाई आप लोग को याद हो चुका है कि पाई अपरिमेय संख्या हमने ऊपर बताया है। ठीक है, क्योंकि पाई का मान फिक्स नहीं होता, दशमलव के बाद संख्याएं आते रहते हैं और साथ में रिपीट भी नहीं करते हैं। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए कहा है जी ये अपरिमेय संख्या है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, रूट 3 में रूट 2 से भाग देंगे तो कभी भी कटेगा नहीं, तो अपरिमेय में अपरिमेय से ऐसा स्थिति में भाग देंगे तो क्या होगा जी, अपरिमेय ही आएगा, तो ये क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे 16/25 है, इसमें देख पा रहे हैं कि 16 का वर्गमूल 4 निकलता है और 25 का वर्गमूल कितना निकलता है जी, 5 निकलता है, जो कि एक परिमेय संख्या आ गया। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये जो है परिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 70 का जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा। कितना जी, रूट 16/25 याद रखिएगा ना, ना ना बिल्कुल ना, आप लोग बनाइएगा इसको, क्योंकि हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, ऑप्शन को छांटना सिखा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये सब चीज सिखा रहे हैं यार। तो आप लोग अगर सीख पा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा सा शेयर किया कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो रही है ना बाबू, अगर कोई भी थोड़ा सा भी परेशानी कहीं पे भी हो रही है तो आप तुरंत जो है नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ पे जो है मुझे प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में जो है मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ पे सर समझ में नहीं आया, ये सब कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करने में असक्षम है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आ जाइए ना, यहाँ पे एकदम बतियाएंगे आपसे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पूरा फ्री रहते हैं एकदम, इतना ना फ्री रहते हैं, इतना ना फ्री रहते हैं कि आपसे दिन रात बतिया लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर इंस्टाग्राम पे आके सवाल पूछ सकते हैं। 71 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन अलग है, इसमें अलग पूछ रहा है कौन है। तो 3/5 जो है आपको पता है कि रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है जी, रेशनल नंबर। 4 से 16 4 बार में कटेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो ये भी क्या हुआ जी, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये जो है 2/1 के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। 25/4 जो है ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है, क्योंकि बट्टा के फॉर्म में है और दोनों का दोनों पूर्णांक है और नीचे 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे रूट 2 अपरिमेय है और नीचे 5 परिमेय है। अपरिमेय परिमेय से भाग देंगे तो ये हमेशा क्या आएगा जी, अपरिमेय संख्या आएगा। तो देखिए 3 गो रेशनल नंबर आया, यानी कि परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी क्या आ गया जी, ये अपरिमेय संख्या आ गया। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी ही आप लोग को टिक आउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 72 नंबर सवाल में कह रहा है कि संख्या
0.32, इसमें देखिए 3 दो में 2 पर रेकरिंग दिया है, यहाँ पे क्या दिया जी रेकरिंग दिया है, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि को P बटा Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है तो लिखा जा सकता है, यानी कि इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। सिंपल सा बात को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 0.3 और 2 पर रेकरिंग है, आपको हमने बताया है लिखना सिखाया है। ठीक है, जो संख्या दिया रहेगा उसको क्या कीजिएगा जी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जितना को संख्या पर रेकरिंग होगा उतना को 9 देना है, तो 2 पर रेकरिंग है यानी कि एगो संख्या पर एगो अंक पर रेकरिंग है तो कहने का मतलब एगो 9 दे देंगे। और देखिए दशमलव के बाद जितना को अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना को 0 देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 पर जो है कैसे जी रेकरिंग नहीं है, एक अंक है ये तो एगो 0 बैठा देंगे। ठीक है, लेकिन एक और काम करना होता है, जब एगो पर रेकरिंग नहीं दिया रहता ना जी, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो रेकरिंग है उसके अलावे जितने भी संख्या होंगे सबको क्या कर सकते हैं जी घटा लीजिएगा, तो यहाँ पे घटा लेंगे, तो 32 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा जी यहाँ पे 29 बचेगा, बटा में 90 होगा, यानी कि आप लोग का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इस चीज को नहीं समझा तो एक बार फिर से समझिए, हम क्या समझा रहे हैं कि जो है 3 पर 2 पर रेकरिंग है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग संख्या लिख लीजिएगा, तो संख्या लिखा गया। ठीक है, जो संख्या पर रेकरिंग नहीं दिया है, जैसे इस संख्या जो है इस पर रेकरिंग नहीं दिया है, तो इसको क्या करना है जी आपको घटाना है, जितना को संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उस सबको घटा लीजिएगा। ठीक, उसको जो कह रहा है देखिए जो रेकरिंग दिया रहता है उसके बदले एगो 9 लिखते हैं, और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसके बदले क्या लिखते हैं जी 0 लिखते हैं। तो एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो रेकरिंग नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे जी इसको एगो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से संख्या प्राप्त हो रहा है 32 में से 3 घटेगा तो 29 और बटा में 90। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यानी कि ऑप्शन जो है बी प्राप्त हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज लिखना सीखे होंगे। ठीक है, कोई भी संख्या का ऐसा जो है निकाल सकते हैं, जैसे मान चले कि 0.4 2 और 6, इसमें मान लीजिए कि 2 को 6 पर रेकरिंग है और 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, 426 है 426 लिख लीजिएगा, घटा लीजिएगा किसको जी जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 4 पर रेकरिंग है तो 4 को घटा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लगाइएगा, एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 लगा दीजिएगा, बस यही आंसर होगा। इतना ही सिंपल से स्टेप है, दूसरा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को मैंने P बटा Q के रूप में लिखना सीखे होंगे। ठीक है, अब 73 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि 2 तथा अढ़ाई के बीच की अपरिमेय संख्या होने की है। ठीक है, तो 2 और अढ़ाई के बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगा, थोड़ा समझिए ध्यान से। ये जो है क्या चीज रूट अंडर 11 जो है वो देखिए रूट अंडर 9 से तो बड़का होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 9 से बढ़कर 11 है, इसका मतलब ई संख्या जो होगा 3 से बढ़का होगा, और हमको 2 और अढ़ाई के बीच में ही चाहिए, तो ऑप्शन तो ई नहीं हो सकता। हम क्या समझा रहे हैं फिर से समझिए, यहाँ पे है रूट अंडर 11, रूट अंडर 11 होगा क्या, तो आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं कि रूट अंडर 11 जो है रूट अंडर 9। ठीक है, आप प्लस में रूट अंडर नहीं, इसी रूट के अंदर जो है 3। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि 3 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, और ये एक्स्ट्रा में 3 है, 3 यानी कि एक्स्ट्रा में है, इसका मतलब क्या हो जी कि ये जो रूट अंडर 11 है इसका मान कभी भी 3 से बढ़कर आएगा, 3 से क्या आएगा जी बढ़कर आएगा, यानी कि रूट अंडर जो 11 है वो हमेशा 3 से बढ़का होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं, और हमको चाहिए क्या चाहिए 2 और अढ़ाई के बीच में संख्या चाहिए, तो 2 और अढ़ाई के बीच में कभी 3 आता है क्या, नहीं आता है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे क्या दिया जी 22.5 दिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे 22.5 दिया, यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 22.5 जो है इस 16 से बढ़का है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, इसका मतलब क्या जी है 4 से संख्या बढ़का होगा। हम एक बार फिर से समझा रहे हैं कि 22.5 जो है ये क्या है जी रूट अंडर जो है 22.5, ये कुछ और नहीं, ये क्या है जी रूट अंडर 16 और प्लस में कितना जी है 6.5 से 5 है, 16 में 6.5 होगा तो 22.5 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 16 से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो है इसका जो मान होगा ये 4 से ज्यादा होगा, इसका मान क्या होगा जी 4 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि है जो 22.5 दिया है रूट में 22.5 दिया है, इसका मतलब क्या होगा जी ये हमेशा 4 से बढ़ का होगा, और हमको संख्या चाहिए 2 और अढ़ाई के बीच में, तो 2 और अढ़ाई के बीच में 4 आता है क्या, नहीं आता है, यानी कि ये भी संख्या नहीं होगा। इस बात को आप लोग समझिएगा, मोटा मोटा हिसाब लगा समझाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई 22.5 दिया है, तो 22.5 भी क्या है जी, तो ये आप लोग कहेंगे कैसे कि 9 और 3 12 होता है, तो 3.5 यानी कि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3 से ज्यादा होगा, यानी कि 12.5 है वो 3 से क्या होगा जी बढ़का होगा, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग 2 और अढ़ाई के बीच में संख्या लेना है। तो एक संख्या बच गया रूट अंडर 5, तो यही आंसर होगा, क्योंकि इसका जो मान क्या होगा जी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा रूट अंडर 5 का वैल्यू क्या आएगा जी 2 दशमलव समथिंग आएगा।
ठीक है, समथिंग आएगा, हम 5 नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इसका मान जो है 2 से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इतना ही बड़ा नहीं होगा कि 3 के बराबर चले जाए, 2.5 के बराबर चला जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इसका मतलब 2 और 2.5 के बीच में ही संख्या आएगा, तो ऑप्शन बी हो गया। तो सबसे पहले ऑप्शन को छांटिएगा, जो बच जाएगा उसको जो है आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा। तो हम ऑप्शन छांट के बताना सिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छांट के आप लोग ऑप्शन बनाइएगा ना, तो आप लोग को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे, और ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो उसको ऐसे ही उड़ाइएगा, ठीक है। आप लोग को पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लगभग दिमाग में सोच लेना है, और लगभग दिमाग में सोच करके बना लेना है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम इसको अगर समझाना चाहेंगे और आसान तरीका से, तो √11 जैसे 3 से बड़ा बताए, तो कि जितने विद्यार्थी को समझ में नहीं है वो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर √11 का बात करते हैं, तो ये क्या आप लोग बता सकते हैं कि √9 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो आप लोग सर जी √9 से तो बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा जी कि √11 जो होगा वो क्या होगा जी, √9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है, यानी कि 3 से ही बड़ा ही तो होगा। यही वाला बात हम यहाँ पे समझाना चाहे हैं कि √11 जो है 3 से बड़ा है। उस तरह से जो है 22.5 जो है √16 से बड़ा होता है, √16 का वर्गमूल 4 होगा, यानी कि 4 से ही बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन जो हमने छांट लिया और उसका जो है ऑप्शन बी को हमने बताया। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको पक्का समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 73 नंबर के बाद जो है हम लोग 74 नंबर सवाल पे चलते हैं, और 74 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है, मजेदार सवाल है, और आप लोगों के लिए सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य है, ठीक है, कि पूछ रहा है सही यानी कि सत्य कथन पूछ रहा है कौन सा है। तो कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या हमने ऐसा वीडियो नंबर 1 में बताया है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। कैसे बताया था जी? तो अगर √2 में हम √3 से गुना करें तो यह आ जाएगा √6, और ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन वहीं अगर हम √2 में √2 से गुना करें, दोनों का दोनों अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इसका वर्गमूल आएगा √4 आएगा, इसका कैसे मान आएगा √4, और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो जरूरी नहीं है कि अपरिमेय में अपरिमेय संख्या से गुना करें, तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या है, कभी कभी परिमेय संख्या भी आता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है सत्य नहीं है, असत्य कथन है, ठीक है। आप लोग को देखिए बी नंबर में कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो जी हाँ, ये हमेशा अपरिमेय होता है, आपको हमने बताया है। एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को गुना कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा जी? अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो 74 का क्या होगा जी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर परीक्षा में होते तो ऑप्शन बी टिक आउट करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ाना है तो ऑप्शन सी और डी को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। नहीं जी, तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? अगर पूर्णांक मान चले कि 2 है, एक परिमेय संख्या के रूप में हम 3 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी? पूर्णांक नहीं आएगा जी, आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 भी एक परिमेय संख्या ही तो है, और परिमेय संख्या के साथ साथ एक पूर्णांक भी है। तो 2 में अगर परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, यानी कि पूर्णांक और परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, तो क्या चीज पूर्णांक आ सकता है, यानी कि ए भी ऑप्शन क्या है जी? गलत है। तो ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही आंसर है, और इसी पे टिके रहना है, और रहना है। कभी भी कोई भी कसम भी खिला दे तब भी चेंज नहीं होना है। ऑप्शन बी ही आपको बिल्कुल सही आंसर टिक आउट करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? हम बचवा जैसा बोलना स्टार्ट कर देंगे अगर नहीं समझिएगा तो, ठीक है। तो समझा कीजिए, नहीं तो बबुआ जी बचवा जैसा स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है जी? एक प्राकृतिक संख्या है, तब √n क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखिए, कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा इसलिए, जैसे प्राकृतिक संख्या के रूप में कौन आता है जी? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। अगर सबका जो है रूट निकाल दें, सबका क्या निकाल दें जी? रूट निकाल दें, तो देखिए यहाँ पे होगा ही, ठीक है, कि यहाँ पे 1 का वर्गमूल निकलेगा 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट के अंदर रहेगा, यानी कि अपरिमेय रहेगा। 3 का वर्गमूल निकलेगा तो ये भी अपरिमेय होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल तो निकलेगा 2, ठीक है, तो ये परिमेय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 का नहीं निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, 7 का नहीं निकलेगा, 8 का नहीं निकलेगा, लेकिन 9 का तो निकलेगा 3, तो ये भी क्या होगा जी? परिमेय होगा। तो देखिए, कभी परिमेय संख्या आ रहा है
तो कभी अपरिमेय संख्या भी आ रहा है। तो यही कह रहा है कि कभी, अच्छा प्राकृतिक संख्या भी तो है, 1 2 3 क्या है जी, प्राकृतिक संख्या ही तो है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कभी प्राकृतिक संख्या होगा तो कभी परिमेय संख्या होगा, इसके प्रकार अपरिमेय संख्या होगा। कभी 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 ऐसा भी लिख सकता है कि कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, तो आप लोग उस ऑप्शन को भी टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ऑल्सो परिमेय संख्या होती है। समझे कि नहीं समझे? प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, अभाज्य संख्या परिमेय संख्या होती है, सम संख्या परिमेय संख्या होती है, विषम संख्या परिमेय संख्या होती है। ये सब जितना भी संख्या का नाम आप लोग सुनते हैं, ये सब का है जी, परिमेय संख्या है, पहले ही से है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 76 नंबर में कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा, ठीक है। तो इस सवाल तो बहुत भयंकर दिया है जी, अगर हम चाहें तो आप लोग को नहीं बता सकते हैं, इसके लिए पैसा मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि आप लोग मेरे प्यारे प्यारे एकदम दुलारे दुलारे विद्यार्थी हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो इसका लॉजिक थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास करते हैं। वैसे इसका आंसर तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी ही होगा। तो आप लोग जो है इसको टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन इसका लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। अगर लॉजिक नहीं समझे फिर क्या ही समझे यार, क्या ही समझे, लॉजिक ही तो समझना है। समझिए ध्यान से, यदि प्रथम कह रहा है, प्रथम यानी कि शुरू से कह रहा है कि 13,986 का अभाज्य संख्या लेना है, तो शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले का अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा का 3 है, तीसरा का 5, चौथ का 7, चौथ का 5 के बाद पांचवा का 6 11, उसके बाद आता है 13, उसके बाद आता है 17, ऐसा ही आता है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हो गया रहा है कि 2 एक सम संख्या है, 2 क्या है जी, एक सम संख्या है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सम संख्या है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आने वाला जितना भी संख्या है, डॉट डॉट वाला भी ले लीजिए, ठीक है, इस सब का सब जो है एक विषम संख्या ही होगा, क्योंकि अगर सम संख्या इधर आया तो वो 2 से कट जाएगा, और 2 से कट गया मतलब कि वो अभाज्य संख्या कभी हो ही नहीं सकता। तो पूरे अभाज्य संख्याओं के समूह में मात्र एक सम जो है अभाज्य संख्या, वो है 2। मात्र एक सम अभाज्य संख्या वो कौन है जी, 2 है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद दुनिया में जितने भी अभाज्य संख्या हैं 2 के अलावा, सारे के सारे अभाज्य संख्या विषम संख्या है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा योग के नियम पे आते हैं। योग का नियम क्या कहता है, ठीक है। योग का नियम कहता है कि अगर विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़े तो हमेशा क्या आएगा जी, तो आप लोग जानते हैं कि सम संख्या आएगा। क्या आएगा जी, सम संख्या आएगा। जैसे में 3 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा जी, 5 और 3 8, एक सम संख्या आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 7 और 9 को जोड़ लेते हैं, 9 दोनों विषम संख्या है, तो 9 और 7 कितना होगा जी, 9 और 7 तो 16 होगा, एक सम संख्या होगा। तो विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, सम संख्या आएगा। लेकिन अगर हम बात कर देते हैं, क्या चीज जी, थोड़ा सा बात को समझिएगा, लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम लोग विषम संख्या में जोड़ रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है, लेकिन एक और विषम संख्या को जोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, फिर वापस से विषम संख्या ही आएगा। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे 3 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, सबको जोड़िए तो क्या आएगा जी, तो आप लोग कहेंगे 7 और 3 10 और 5 15। देखिए विषम संख्या आ रहा है। कोई भी विषम संख्या 3 को ले लीजिए, जैसे मैं मान चलिए कि 3 ही ले लेते हैं, फिर 9 ले लेते हैं और फिर जो है 15 ले लेते हैं, ये जो है विषम संख्या सब हो गया, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 9 और 3 12 और 12 15 का होगा जी 27 होगा, 12 15 कितना होगा जी 27। ये भी एक क्या है जी, विषम संख्या है, जो कि 2 से नहीं कटता है, ठीक है। सम संख्या 2 से कट जाता है, अब विषम संख्या 2 से नहीं कटता है। तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर विषम विषम जो है जोड़े तो सम संख्या आया, फिर एक चीज विषम विषम में मैं 3 हाली विषम संख्या जोड़े तो ये विषम आ गया। तो इसके बाद अगला अगर लॉजिक हम लगाएं कि 4 बार विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सम संख्या आएगा, क्योंकि सम में सम जोड़ते हैं तो सम आता है। और 2 संख्या को 2 विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम आएगा, और फिर 2 विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम आएगा, और सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब लॉजिक यह लग रहा है कि अगर विषम बार जो है विषम संख्या है तो संख्या का योग कितना होगा जी, एक विषम संख्या ही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, थोड़ा सा समझने का यहां से प्रयास कीजिए, ठीक है। तो प्रयास में यही करना है कि 13,986 को अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो पहल का अभाज्य संख्या तो सम संख्या है, ठीक है। तो शेष कितना बचा जी, तो शेष अभाज्य संख्या बचेगा 13,900
85 अभाज्य संख्या बचेगा। और 985 एक विषम संख्या है। ये कौन संख्या जी? विषम संख्या है। यानी कि अगर इन सभी संख्याओं को, सभी अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है। इस विषम संख्या में अगर हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो ये क्या प्राप्त होगा जी? एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या आता है। एक बार फिर से लॉजिक समझिए। भाई जो एक पहिल का जो संख्या है वो क्या आएगा जी? सम संख्या होगा 2, और 2 के बाद जितना भी संख्या है वो सब विषम संख्या है। यानी कि 13,986 में एक जो है सम संख्या है। ठीक है। अब बाकी के बाकी सारे सब संख्या क्या है जी? विषम संख्या है। तो इस विषम संख्या को सभी को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या ही आएगा। आपको पता है क्योंकि विषम संख्या ही है तो विषम बार अगर किसी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या आता है, जो कि आपको हमने अभी यहाँ पे 3 बार जो विषम संख्या जोड़ के दिखाया कि 3 बार विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, 5 बार विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, 7 बार विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। यानी कि विषम संख्या को विषम बार जोड़े तो विषम संख्या ही आता है। और 13,985 एक विषम संख्या ही है। यानी कि विषम संख्या को एक बार विषम बार भी जोड़ना पड़ेगा, विषम संख्या को विषम बार ही जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस संख्या का जो योग आएगा वो एक विषम संख्या ही होगा। ठीक है। इस विषम संख्या में एक वही सम संख्या जोड़ रहे हैं, यानी कि विषम संख्या में एक वही सम संख्या जोड़ रहे हैं तो फिर वापस क्या आएगा जी? विषम संख्या आएगा। यानी कि अगर 13,986 अभाज्य संख्या को जोड़े भी तो ये जो है संख्या कौन सा आएगा जी? संख्या एक विषम संख्या ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना बकवास आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा आप लोग समझ लीजिए, सिंपल सा कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। लेकिन अगर आपका दिमाग जो है थोड़ा सा तेज है तो मेरे विषम सम वाला कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, पक्का समझ में आएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 4 बार देखिए, इसमें मेरा फायदा है और आपका फायदा क्या है? आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आप वीडियो को देखा करें, जितना बार मन करे उतना बार देखा करें। हम आपको मना कभी भी नहीं करेंगे ना बबुआ तो ये खाली देख ले लो, अब नहीं देखे के ऐसा हम कबो ना कहें। तू देखो ना कितना बार देखो तारा, तो हम देखवाएं तारा के, ध्यान रखिए। तो विषम संख्या सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा एक विषम संख्या आएगा। यानी कि 13,986 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या आएगा। अब विषम संख्या कभी भी ये सम संख्या से विभाजित नहीं होता है। क्या आप लोग इस बात को समझे कि विषम संख्या कभी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होगा? यानी कि ना ही 4 से कटेगा, ना ही 6 से कटेगा, ना ही 8 से कटेगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लॉजिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो देखो ना बबुआ, 4 5 बार 6 बार 10 बार जितना बार मन करे उतना बार देखो। हमरा क्या करे के बा, हमरा तो फायदे बा। देखो 77 नंबर कह रहा है कि x के पावर n प्लस में 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? n निश्चित रूप से क्या होगा इसको समझना है। ठीक है। तो ये जो है आपको हम बता देना चाहते हैं कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा? सवाल तो यहाँ पे यही उठता है कि आखिर क्यों होगा। तो चलिए यहाँ पे n का मान हम लोग पुट करके देखते हैं। n का मान हम लोग क्या करते हैं जी? पुट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक लॉजिक हम लगाना चाहेंगे जी। थोड़ा सा कहाँ लिखते हैं? इधर लिख देते हैं इस सवाल का आंसर। ठीक है। सवाल भी दिखता रहेगा और आप लोग को समझ में भी आएगा। हम इस साइड लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे x के पावर n प्लस में 1 दिया है। ठीक है। इसका एगो गुणक कह रहा है, यानी कि एगो फैक्टर, गुणक मतलब एगो फैक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एगो फैक्टर कौन है जी? x प्लस 1 है। ठीक है, एगो फैक्टर है, बाकी इसमें कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, x प्लस 1 है। आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए जी? तो थोड़ा समझिए ध्यान से। x के पावर 3 अब प्लस में y के पावर 3 होता है तो इसमें एक जो संख्या आता है x प्लस y आता है। अब बाकी संख्या जो है इधर कुछ भी हो, एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो है x के पावर जो है, देखिए ध्यान से, x के पावर 5 हो, y के पावर 5 हो, तो ऐसे स्थिति में भी ध्यान रखिएगा x प्लस y होता है और इधर कुछ भी होता है, फर्क नहीं पड़ता। x के पावर 7 हो, x के पावर 9 हो, 7 ही हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसे स्थिति में इधर भी क्या होता है, भले y के पावर 7 हो। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस y होगा और इधर कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पे जैसा ही x के पावर विषम संख्या और y के पावर भी वही विषम संख्या रखेंगे तो ऐसे स्थिति में हमेशा ये दो संख्या जो है, ये दोनों को योगफल जो है एक फैक्टर होता है। तो होता है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़िएगा,
आगे क्लास में पढ़ने का मन होगा तो आगे क्लास में पढ़िएगा, वरना आपको हम बताते हैं कि आप लोग जब सीजीएल वगैरह का तैयारी कीजिएगा ना जी, तो इस सब फॉर्मूला आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि हम भी एक चैनल ओपन किए हुए हैं जिसका नाम है झकास पंडित। तो आप लोग जा करके उस चैनलों पर जाकर तो इनसे देखिए जी, देखिए आप लोग क्या करना है, जाके यूट्यूब पे सर्च करना है झकास पंडित। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिए, हम बढ़िया से लिख देते हैं, ZAKASH झकास PANDIT, ठीक है। इस नाम को सर्च कीजिएगा तो आपको एक चैनल आएगा जिस चैनल पे जो है मेरा ही फोटो लगा होगा, ठीक है। आप लोग उसको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो देखिएगा उस पर जो है कुछ वीडियोस अपलोडेड है जो कि कंपटीशन का पढ़ाया जाता है, वहां पे गणित केवल पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर भी जब हम एलजेब्रा पढ़ाएंगे तो इस सूत्र का जो है उपयोग बताएंगे और वहां पे सिखाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फिलहाल आपको समझने की जरूरत है, तो इस चैनल को तो बाद में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले तो पढ़ लीजिए यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे विषम संख्या अगर पावर में हो, घात में क्या हो जी, विषम संख्या हो, तो इन दोनों संख्याओं का योग जो है एक फैक्टर होता है तो होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला भी होता है और एक कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे x के पावर n है और यहाँ पे 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी कर दें वो 1 ही रहता है, यानी कि 1 का पावर हम लोग n कर ही सकते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति में अगर n हम एक विषम संख्या रख देते हैं, विषम संख्या, तो वैसे स्थिति में इस सब फॉर्मूला के अनुसार से देखें तो 1 से +1 जो है हमेशा एक फैक्टर होगा तो होगा। इधर क्या आएगा, ये फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिक्स मैंने तो है, पावर के हिसाब से फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे n है तो यहाँ पे n की वजह से यहाँ पे कुछ भी हम फिक्स बता नहीं सकते हैं। लेकिन है x +1 जो है फिक्स है कि कॉमन आएगा तो आएगा, यानी कि ऐसी स्थिति में n एक विषम संख्या होना चाहिए। और इस कंसेप्ट का उपयोग हम लोग एक और सवाल बनाने में करेंगे, तो आप लोग धैर्य बना करके रखिए क्योंकि वो सवाल जल्द ही आने वाला है। तो यहाँ पे n का मान क्या होना चाहिए, एक विषम पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो विषम पूर्णांक संख्या ही आप लोग रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा जी, विषम पूर्णांक संख्या। और इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखना होगा तो याद रखिएगा, वरना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जब एलजेब्रा पढ़ाएंगे तो इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में 1 घंटा में पास होने के क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप 10वां क्लास में है तो 10वां क्लास लायक ही सवाल को पढ़िए जो कि टारगेट में दिया हुआ है, इसी को पढ़िए ना जी। हमारा लेवल तो कुछ और है, आपको तो पढ़ा देंगे इतना ना कि आप लोग जो है पगला जाइएगा कि सर जी कितना पढ़ाओ नहीं, कितना समझाओ नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, है तो समझा रहे हैं। देखिए संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा जो है यानी कि एक संख्या रेखा जो है, इस पर जो हर एक बिंदु, देखिए कोई भी रेखा जो होता है वो अनंत मैंने बिंदुओं को मिलाकर के बनता है। एक ही लाइन में अनंत जो है बिंदु होते हैं तब जाके वो लाइन निर्माण होता है, ठीक है। तो इस संख्या रेखा पर अनंत बिंदु है, इस संख्या रेखा पर अनंत बिंदु है और हर एक बिंदु का कुछ ना कुछ मान होता है, ठीक है। तो जो प्रत्येक जो बिंदु का जो मान होगा वो एगो वास्तविक संख्या होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब ये वास्तविक संख्या हम इसलिए कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस संख्या रेखा पर हम लोग कैसे जी, एक तो कैसे जी पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। पूर्णांक को दर्शाने का मतलब जो है सीधा सा समझ लिए कि इसमें सम आ जाएगा, विषम आ जाएगा, मैंने कैसे जी अभाज्य आ जाएगा, मैंने बहुत सारा संख्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक पूर्ण संख्या सब आ जाएगा। तो ये पूर्णांक जो है इसमें आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग दशमलव वाले संख्या को भी हम लोग इस पे दर्शा सकते हैं, जैसे 1.5, 2.5 आप लोग दर्शाए भी होंगे, 9वीं क्लास में दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है रूट अंडर जो है 2 रूट अंडर 3 यानी कि अपरिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं। और ये सब संख्या जो है इस समय जितना भी क्वालिटी का है मैंने संख्या जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये सब का सब जो है वास्तविक संख्या है, यानी कि जो नंबर लाइन है इस पर एक वास्तविक संख्या को दर्शाया जा सकता है, चाहे कैसा भी वास्तविक संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, दर्शाया जा सकता है। और आप लोगों ने 9वीं क्लास में दर्शाया होगा, जैसे संख्या रेखा पर रूट 2 को दर्शाया होगा, संख्या रेखा पर रूट 3 को दर्शाया होगा, रूट 5 को दर्शाया गया होगा, ठीक है। तो आप लोग सब संख्या को दर्शाए होंगे, दशमलव वाला संख्या को दर्शाए होंगे, मैग्नीफाइंग किए होंगे, बहुत सारा चीज आप लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो 9th क्लास में पूरा संख्या रेखा के बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है, और उस पर सारे के सारे वास्तविक संख्या को दर्शाया गया था। तो संख्या रेखा का जो हर एक बिंदु है वो एक वास्तविक संख्या को डिनोट करता है। तो यहाँ पे 78 का जो है ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा। अब यहाँ पे 79 नंबर यानी कि क्या चीज 80 में से एगो कम नंबर पे आ जाते हैं 79 नंबर पे, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर से शांत वाला सिस्टम वो आ गया, और शांत वाला सिस्टम जब आएगा तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए हर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 11/700, 11 से 700 कभी कटेगा नहीं,
और यहाँ पे इसका जब भी फैक्टर तोड़ेंगे तो इसमें को 7 जरूर आएगा, और 7 हमको नहीं चाहिए क्योंकि 2 और 5 होगा तभी जाके दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि संख्या जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं है कटेगा। 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते बोले 7 तरीका 21 यानी कि 300 नीचे आएगा। तो 300 में एगो संख्या का आएगा जी 3 जरूर आएगा, इसको जब फैक्टर तोड़िएगा तो 2 को 2 एगो 3 एगो 2 को 5 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 को 2 एगो 3 और 2 को 5 आएगा। ठीक है, 300 का फैक्टर, तो इसमें को 3 आ जाता है 2 और 5 के अलावा, इसलिए जो है इस शांत दशमलव प्रसार इसका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 343 जो है 7 के पावर 3 से कटता है, क्योंकि 7 के पावर 3 का मतलब होता है 343। ठीक है, 7 के पावर 3 का मतलब क्या होता है जी 343। देखिए 7 में 7 का जो है 3 बार गुना करना पड़ेगा, पावर 3 का मतलब 3 बार गुना, 7 सत्ते 49 और 49 में 7 से गुना होता है 9 सत्ते 63 और 4 सत्ते 28 और 6 कितना होगा जी 34, यानी कि 343 होगा। यानी कि 7 के पावर 3 का मान जो है 343 होता है, इसलिए 343 से 343 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, और 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बचा हर में, तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 343 से 7 के पावर 3 कट गया। 7 के पावर 3 इसलिए कटा क्योंकि 7 के पावर 3 का मतलब होता है 343, यानी कि 343 से 343 कटा लिए, तो यहाँ पे 2 और 5 ही सिर्फ बचा हर में, और यह जब बचता है तो उसको दशमलव प्रसार हम लोग शांत के रूप में आता है, तो शांत दशमलव प्रसार इसको मानेंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 80 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 80 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। ठीक है, यानी कि 16 से भी कटे, 20 से भी कटे, 24 से भी कटे, ऐसा का जो है सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो उस संख्या कौन सा होगा इसको आप लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले 16, 20, 24 का जो है आप लोग एलसीएम निकालिएगा, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें क्या होगा जी है तीनों संख्या से भाग लग जाए, यानी कि तीनों संख्या से उस संख्या जो है कट जाए, यानी कि सबसे पहले छोटा संख्या ज्ञात कीजिएगा जो कि भाज्य हो। ठीक है, भाज्य, और उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाइएगा। ठीक है, तो पहले 16, 20, 24 का एलसीएम जो है आप लोग काकी जी के मेथड से बनाते हैं ना जी, उसी मेथड से हम भी बना देते हैं। वैसे आप लोग को हम अगर अपने मेथड से बताएं तो देखिए 16 जो है इसमें हो जाएगा 16 × 25 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 × 6 24 यानी कि 3 आएगा, 8 का 24 यानी कि 240 का एलसीएम हम निकाल लिए। ठीक है, कितना निकाल लीजिए 240 इसका एलसीएम हमने निकाल लिया, एकदम तनी देर में निकाल लिया। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये बात समझ में आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं ऐसे। कैसे समझा रहे हैं जी, भाग देखें। देखिए 2 से ई कितना बार में कटेगा, तो आप लोग कहेंगे 8 बार में, 10 बार में, है कितना बार कटेगा जी 12 बार में कटेगा। यहाँ पे 2 से 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से फिर कटेगा 2 बार में, 5 बार में, और यहाँ पे 5 बार में नहीं, 5 के 5 उतरेगा क्योंकि 2 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 बार में कटेगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, किसका एलसीएम 16, 20, 24 का जो एलसीएम निकलेगा वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जोड़ा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए जी, जोड़ा लगना चाहिए। यहाँ पे 2 गुने 2 तो जोड़ा लग रहा है, 2 गुने 2 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन 5 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी कि हमको एक्स्ट्रा में गुना करना पड़ेगा, एगो 5 से एगो 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा जिसमें जोड़ा लग जाएगा, 5 का है तो 2 जोड़ा लग जाएगा, 3 का भी जोड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे संख्या कितना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या भी बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना दूर तक एलसीएम है, कितना दूर का है जी एलसीएम है। हाई जो 2 को संख्या अपने से गुना किए वो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए गुना किए, क्योंकि संख्या में सवाल में जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए कहा है, तो हम डायरेक्ट गुना कर लिए। अब इसको गुना करना आसान होता है। ठीक है, आसान क्या करना है जी, देखिए 2 को 2 आई 2 को 5 मिलकर 2 को 0 बना लेगा, तो 2 को 0 लिख लीजिए। है 2 को 5 को काट दीजिए, आई 2 को 2 का भी काट दीजिए। अब बचा कौन सी, तो देखिए 2 दूना के 4 बचा, 2 दूना के 4 और 4 3 12 12 3 36 बचा, यानी कि 3600 आ जाएगा। है सबको गुना कीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक लो, तो कितना का 3600 आएगा। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और इसका जो है हम लोग एलसीएम कितना निकाला, 240 निकाला। देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 5 80, 80 3 कितना होगा जी 240 होगा, तो 240 यहाँ पे एलसीएम हो गया। ठीक है, और 240 में 15 से गुना किया तो 3600 आया, क्योंकि 15 से इसलिए गुना करना पड़ेगा क्योंकि 5 और 3 का जो है जोड़ा नहीं लग रहा है। जोड़ा लगने के लिए जो है क्या चीज 5 और 3 से गुना करना पड़ेगा, जब तब जाएगा होगा जी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी 3600 होगा। और एलसीएम जो है इसका 240 होगा। तो एलसीएम आपको टिक आउट नहीं करना है, पूर्ण वर्ग संख्या जो है टिक आउट करना है, जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो 3600 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी 60 निकलेगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे धाकर सवाल पे आते हैं 81 नंबर पे। ठीक है, 81 नंबर सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम, क्या चीज जी, एलसीएम जो है इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, यानी कि एचसीएफ का जो है 14 गुना है। तो एचसीएफ अगर 1 मानते हैं तो एलसीएम क्या होगा जी, 14 होगा, तभी तो 14 गुना होगा, यानी कि अनुपात हमने इसका निकाल लिया। कह रहा है कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का जोड़ जो है 600 है, यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक दोनों को जोड़ते हैं तो 600 दिया है। तो अगर हम अनुपात में जोड़ते हैं तो 14 और 1 15, यानी कि अनुपात में जो है 15 आता है, और इसका वैल्यू सवाल में कितना दिया जी, 600 दिया है। दोनों को जोड़ के कितना दिया जी, 600 दिया है। तो इसका मतलब एक अनुपात का वैल्यू क्या होगा जी, तो आप लोग 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी 15 जो है क्या होगा जी, 600 में कितना कैसे भाग देंगे जी, 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 40 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा जी, 40 बार में कटेगा। तो इस हिसाब से एलसीएम जो है, एचसीएफ जो है इसका अच्छी होगा जी, 40 बार में कटेगा तो 1 से 40 से गुना करेगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 में 40 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि 40 गुना है, 1 का 40 गुना है, तो 14 का मान क्या होगा जी, 14 का मान क्या होगा जी, तो 40 में 14 से गुना कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान चले कि 5 कलम का दाम 20 रुपया है, तो एक कलम का दाम आप लोग कैसे निकालते हैं, 20/5 निकालते हैं। तो वहीं हम 1 का वैल्यू निकालने के लिए 6 समय 15 से भाग दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका कितना रुपये कलम आया जी, 4 रुपये कलम है, तो यहाँ पे 40 गुना आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वहीं अगर 2 कलम का दाम पूछेगा तो क्या करेंगे जी, 4 में हम 2 से गुना कर देंगे, तो वहीं 40 आया था, उसमें क्या किए, 14 से गुना कर दिए। यानी कि कलम वाला रेट के हिसाब से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम का मान कितना होगा, 14 चौका 56, यानी कि 560 आएगा। यानी कि एक्चुअल में एलसीएम जो है 560 है और एचसीएफ कितना है जी, 40 है। हमने यहाँ से निकाल लिया। कह रहा है कि एक संख्या जो है 280 है, तो दूसरा का संख्या ज्ञात करना है। तो आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि दो को संख्या को जो है गुना करेंगे तो दोनों संख्या का जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा, ठीक है, इन दोनों गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सवाल में क्या कहा है जी, सवाल में कहा है कि ए को संख्या 280 है, यानी कि ए का मान जो है हमको मान के चल निकालना है। अब बी का मान जो है 280 दे दिया है, ए को संख्या 280 दिया है, और एचसीएफ हमारा कितना निकला है जी, 40 निकला है। तो यहाँ पे एचसीएफ हम लोग 40 निकाल लेंगे, और एलसीएम कितना निकला है जी, 560 निकला, तो 560 निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों से कोई कहेगा ए का मान निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे जी, 40 में 560 से गुना रहेगा, और यहाँ पे देखिए ए के गुना में 280 था, तो ये कहाँ जाएगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो 28 दूना के 56 हो जाएगा, यानी कि 40 दूना के 80 हो जाएगा। यानी कि दूसरा का संख्या कितना है जी, 80 है, जो कि आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को जरूर समझे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 80 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा 81 नंबर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं अगला पेज पे, यानी कि 82 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। कह रहा है कि संख्या 23.43 पर रेकरिंग। ठीक है, संख्या जो है 23.4 और 3 है, इस पर 4 3 दोनों पर रेकरिंग दिया है। इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो P बटा Q के रूप में लिखने का तरीका हम आपको बताया है कि 4 और 3 पर रेकरिंग है, तो इस सभी संख्या को पहले लिख लीजिए। 23 43 को लिख लीजिए, जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है सब काची कीजिए, घटा लीजिए। देखिए इधर पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि क्या करना है, इसको घटा लेना है। ठीक है, देखिए 4 और 3 पर रेकरिंग है, तो देखिए 2 संख्या पर 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 को 9 देना है। ठीक है, दशमलव के बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि इसका 0 नहीं यहाँ पे देना है। दशमलव के बाद के संख्या पे अगर रेकरिंग ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो उसको क्या करना है जी, 0 देना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं हो। ठीक है, यानी कि दशमलव का 2 अंक है और दोनों अंक पर जो है रेकरिंग है, इसका मतलब खाली 2 को 9 देना है, 0 आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर वहीं पे यहाँ पे 1 दिया होता तो यहाँ पे 1 पे रेकरिंग नहीं होता तो 1 को 0 बैठाते, लेकिन यहाँ पे कभी भी यहाँ पे क्या चीज 1 दिया नहीं है। ठीक है, दशमलव का सारा अंक पे जो है रेकरिंग ही है, तो खाली 9 ही देंगे। तो इसका आंसर क्या निकलेगा जी, 2343 में से 23 घटेगा तो यहाँ पे 2320 बचेगा। कितना बचेगा, 2320 बटा में 99 बचेगा। तो 2320 बटा में 99 कहाँ है जी, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट कीजिएगा, यानी कि 82 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझोगे। घटाने के लिए पूरा घटाइएगा, लेकिन दशमलव के बाद अगर किसी अंक पर रेकरिंग नहीं होगा तब उसके बदले 0 दिया जाता है। 23 पर जो है रेकरिंग नहीं है, तो इसका मतलब 2 को 0 मत बैठा दीजिएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद वाले अंक को देखना होता है 0 बैठाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 83 नंबर सवाल पे। आपको हमने बताया है अभी जो है एक सवाल बताया था, कितना नंबर जी, 77 नंबर शायद सवाल था। ठीक है, जिसमें हमने बताया था x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तभी होगा जब यहाँ पे n का होगा जी धनात्मक एक विषम पूर्णांक होगा। आपको हमने फॉर्मूला से बताया। ठीक है, तो 83 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा कि यहाँ पे n एक विषम संख्या होना चाहिए, तभी जाके ये गुणक होगा, जो कि आपको हमने फॉर्मूला पे बताया। ठीक है, 77 नंबर शायद क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार जाके।
84 नंबर सवाल देखिए कि 6x के पावर 4 y है, ठीक है, 6x के पावर 4 y है और इसमें क्या चीज 12xy है, ठीक है, 12xy। इसका महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो महत्तम समापवर्तक जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF होता है, और HCF का मतलब क्या चीज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़का, कॉमन माने उभयनिष्ठ और फैक्टर माने गुणज, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़का से बड़का संख्या को आप लोग कॉमन निकाल के ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक्स वाई वाला झमेला दे तो आप HCF कैसे निकालेगा, ना ही यूक्लिड एल्गोरिथम आपसे लगेगा और ना ही फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना है जी, आपको करना है सिंपल सा कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो कॉमन कैसे निकालेगा, तो देखिए 6x के पावर 4y है, यहाँ पे 12xy है, तो इसमें देखिए 6 कॉमन आप लोग निकाल ही सकते हैं, 6 और 12 में 6 कॉमन होगा, x के पावर 4 है, यहाँ पे x है तो ये कोई x तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे दोनों जगह y है तो y कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 कॉमन निकालिए, x के पावर 4 था, एक x कॉमन निकालते, क्या बचेगा जी, x के पावर 3 बचेगा, यहाँ पे y है तो y कॉमन निकालिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पे देखिए 12 में से 6 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा जी, 6 ना, 6 दूना के बारे 2 बचेगा, 6 दूना के बारे गुना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, x निकल गया y निकल गया तो खाली 2 बचेगा, यानी कि 6xy जो है कॉमन निकला, तो यहाँ पे 6xy ही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको चाहे तो आप लोग क्या चीज फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा जी, देखिए 6x के पावर 4y है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं जी, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 3 6 हो जाएगा, x के पावर 4 का मतलब हुआ x को 4 बार गुना, ठीक है, तो x को 4 बार गुना कर देंगे और फिर y है तो y लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12xy है तो 12xy लिख देंगे, 12 का होता है 2 को 2 और एगो 3 होता है, 2 दूना का 4, 4 3 12 हो जाएगा, एगो x एगो y है तो यहाँ पे एगो x एगो y लिख देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉमन कौन है जी, तो कॉमन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एगो 2 कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं जी, कॉमन निकालते हैं, तो एगो 2 कॉमन है तो 2 निकाल लिए, ठीक है। एगो देखिए 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन हम लोग निकालेंगे तो एगो 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एगो 2 बच जाएगा क्योंकि इसमें अब एक्स्ट्रा 2 नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए बचेगा। एगो x भी कॉमन हमको दिख रहा है तो यहाँ पे एगो x हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे एगो y कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, एगो y कॉमन भी निकाल लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 और 3 2 3 6 हो जाएगा, x y है तो x y निकल जाएगा, यानी कि 6xy इसका आंसर होगा। तो आपको हैदना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन निकालिए, आपका HCF निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खाली कॉमन निकालने की जरूरत है, बड़ा से बड़ा संख्या कॉमन निकलेगा, कितना निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए 85 जो है इसका जो है दिया क्या चीज, 85 नंबर क्वेश्चन में रूट 10 गुना रूट 15 जो है बराबर है, किसके बराबर होगा, देखिए रूट जो 10 है और क्या चीज गुना रूट 15 है, दोनों का दोनों वास्तविक संख्या है, तो इसका जो है गुना डायरेक्टली क्या चीज एक ही चादर में कर सकते हैं कि 10 गुने 15 कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में है यही, ठीक है, जैसे एक्चुअल में ये भी नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रुकिए रुकिए आपको समझाते हैं हम बढ़िया से, ठीक है। एक्चुअल में क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जो रूट 10 है इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 5 लिख सकते हैं, और फिर रूट 15 का लिख सकते हैं जी, रूट 3 गुने रूट 5 लिख सकते हैं, 5 15 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूट 5 जो है जोड़ा लग गया, यानी कि बाहर निकल जाएगा, तो 5 एगो बाहर निकलेगा, और 2 और 3 का जोड़ा नहीं लगेगा तो क्या होगा जी, 2 और 3 जो है अंदर ही रह जाएगा, तो यानी क्या होगा जी 5 रूट 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप लोग का ए है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग ए टिक आउट कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर ऐसे बनाने का मन नहीं हो तो जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए हम। जैसे मैं यहाँ पे जो रूट 10 है और रूट 15 है, तो इसको 10 गुने 15 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 को जो है 2 गुने 5 लिखेंगे और 15 को जो है 3 गुने 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक ही रूट के अंदर आप लोग को दिख रहा होगा 2 को 5 है तो एगो 5 बाहर निकाल सकते हैं, और जो रूट से बाहर निकले वो 2 और 3 है, तो 2 और 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, तो 5 रूट 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको जैसा तरीका से बनाना है वैसे तरीके से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 86 नंबर सवाल को देख लेते हैं कि 3 प्लस रूट 3 इंटू में 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है जी, 3 आप प्लस में रूट 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 और माइनस में रूट 3 है। तो आप लोग समझिए थोड़ा सा ध्यान से, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ठीक है। तो आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक जगह पे जो है यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर बी का स्क्वायर करना है तो बी के पे रूट 3 दिया है तो रूट 3 का करेंगे जी स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9 होगा, रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 3 बचेगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना होगा जी 6, और 6 क्या है जी परिमेय संख्या है। इसका मतलब है संख्या क्या होगा जी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, तो हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा। 86 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या एक 6 प्राप्त हो रहा है। इसको कैलकुलेशन करना था, दूसरा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है।
87 नंबर सवाल में जो है देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा है। कह रहा है कि 1.34, ठीक है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, कि बटा के रूप में लिखना है। तो इसमें कोई रेकरिंग नहीं है, तो इसको नॉर्मल बनाएंगे। 134 है तो 134 लिख देंगे। देखिए दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो क्या करेंगे जी, 2 को 0 बैठाएंगे तो 134 बटा 100 है। इसको कटाएंगे तो क्या होगा जी, 2 से कटेगा तो 2 छके 12 और 2 सते 14, यानी कि 67 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा तो कितना होगा जी 67 बटा 50, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। 87 के बाद सीधे सीधे 88 नंबर पर चले आते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? तो याद रखिएगा कि नहीं, वास्तविक संख्या के रूप में जो है √2 भी आता है, √3 भी आता है, बहुत सारा संख्या आता है, ध्यान रखिएगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो 88 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन ए होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा 88 नंबर का जो है ऑप्शन ए। ठीक है, उसको 89 नंबर पर आ जाते हैं। 0.23 पर रेकरिंग है, 0.23 पर रेकरिंग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेगा जी, तो 2-3 पर रेकरिंग है, तो 2-3 पर रेकरिंग यानी कि 2 अंक पर रेकरिंग है, तो कितना लिखेंगे जी, नीचे 99 लिखेंगे, यानी कि 23/99 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब लिखना आप लोगों को सिखा दिए, इसलिए बहुत फास्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, अब 90 नंबर सवाल पे चले आते हैं। क्या कह रहा है जी, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है जी, तो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिएगा। परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद रुक जाएगा? ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो अधिकतम पावर है वही आंसर हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब 2 और 5 दोनों के रूप में दिया होगा तब होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 43 बटा में हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इसको कैसे हम बनाए 4 अंक तक। ठीक है, क्योंकि एक सटीक आंसर आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, नहीं होगा तो फिर आप जो है थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ये होता ही है 43 बटा, देखिए 2 के पावर 4 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार। अब 5 के पावर 3 है, इसका मतलब क्या चीज, 5 को हम 3 बार गुना कर सकते हैं। आपको हमने एक ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, क्या ट्रिक बताया है जी, कि देखिए 3 को 2 और 3 को 5 मिलके 3 को 0 बनाएगा। ठीक है, एक 2 एक्स्ट्रा जो बचा है ना, इसको नीचे लिख लेंगे। थोड़ा सा बात को समझिए, 3 को 0 है, यानी कि दशमलव इधर कितना स्थान पहले आएगा, 3 स्थान पहले आएगा, यानी कि वास्तव में कितना होगा जी 0.043 होगा। देखिए 3 स्थान पहले ला दिया, तो 3 को 0 खत्म हो जाएगा। अब 2 से जब भाग देंगे ना, तो चूंकि ये विषम संख्या है, 3 का है जी विषम संख्या है। ठीक है, जो 43 है वो का है जी विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब भाग देंगे 2 को, तो 2 से भाग देंगे विषम संख्या को, तो 0.1 अंक तक ला देगा। कितना अंक लाएगा जी, 1 अंक दशमलव लाएगा, यानी कि 3 अंक तो पहले से है, जब 2 से भाग देंगे तो 1 अंक और बढ़ जाएगा, तो ये टोटल कितना अंक होगा जी 4 अंक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी माने कि विषम संख्या को अगर आप लोग 2 से भाग देते हैं, ध्यान रखिए 1 दशमलव स्थान तो आपको पक्का आएगा। जैसे 2 दूना के 4 और 2 पचे 10, ऐसे भाग देते हैं ना, 2 से 5 को 2 दूना के 4 घटेगा तो 1 दशमलव देंगे तो 0 और 2 पचे 10, देखिए दशमलव का 1 अंक आ गया ना जी। ठीक है, तो यही हम बोल रहे हैं कि अगर 2 से भाग देते हैं, तो अगर विषम संख्या में 2 से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक जरूर आएगा, तो आएगा। ठीक है, तो 3 अंक पहले से हुआ, 3 को 0 की वजह से 1 अंक बढ़ा दिए तो कितना होगा जी 4 अंक हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग भी तो देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 91 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 92 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम में गुणनफल क्या होगा? तो आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम में गुणनफल वही होता है जो संख्याओं गुणनफल होता है। तो संख्याओं गुणनफल क्या होगा जी, 25 में 50 से गुना करेंगे तो 25 5 125, 0 बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1225। ठीक है, आपको 50 में 25 से गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा जी, एचसीएफ और एलसीएम में गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम में गुणनफल अगर पूछा है तो खाली आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए मत, डायरेक्ट दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। तो 25 में 50 से गुना करना है, तो देखिए 25 से 25 होता है 125। ठीक है, आइए 0 जो छोड़े थे उसको उतार लेना है, तो 1250 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 93 नंबर सवाल पे चले आते हैं। क्या कह रहा है जी, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल बाढ़े और शेषफल 2 प्राप्त हो? ठीक है, तो 278 है, इसको हम लोग किसी संख्या से विभाजित करना है ताकि भागफल जो है 12 आए और शेषफल क्या है जी 2 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूक्लिड ने एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था जी, a बराबर बी क्यू आप प्लस में r दिया था फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a कौन होता है, 278 होता है, जिसको माने भाग देते हैं, वही जिसमें भाग देते हैं वही वाला संख्या a होता है। b से भाग देते हैं, यहाँ पे b होता है, तो यहाँ पे b का मान तो दिया नहीं, तो b का मान निकालना है।
क्यू का मान 12 दिया तो 12 रख लेंगे। आर का मान कितना दिया जी, आर का मान 2 दिया तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। ठीक है, तो होगा यहाँ कि अगर बी का मान आप लोग को निकालना है तो क्या होगा जी, 278 में से 2 आगे घटेगा, तो 278 में से 2 आगे घटेगा तो कितना बचेगा जी, 276 बचेगा। भाई 12 जो है बी के गुना में, तो कहाँ जाएगा जी, बटा के नीचे जाएगा। तो 12 दूना के 24 और 12 36 यानी कि 23 बार में कटेगा। तो बी का मान कितना होगा जी, तो आप लोग आएंगे सर 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ऐसा कितना होगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूक्लिड वाइन एल्गोरिथम से समझे होंगे। यानी कि यहाँ पे 23 अगर रख देते हैं तो 23 देखिए 23 से कम 23 होगा तो घटेगा तो कितना जी, यहाँ पे घटेगा तो कितना होगा जी, 4 होगा तो 48 बचेगा। 23 दूना के 46 होगा, 46 में से 48 में 46 घटेगा तो कितना बचेगा, सेसफल 2 हो जाएगा। यानी कि 23 यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने यूक्लिड वाइन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात किया, जो कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़िए। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 2 से कटेगा, 32 दूना के 64, फिर 2 से 16 दूना के 32, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, और फिर 2 से कितना बार में जी, 2 बार में कटेगा। यानी कि 64 के गुणनफल में 2 का घातांक कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, यानी कि 2 का घातांक कितना है जी, 6 है। तो आप लोग याद रखिएगा 64 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घातांक कितना है जी, 6 है। घातांक मतलब घात का अंक यानी कि पावर का अंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 0.13 पर रेकरिंग है, यहाँ पे दशमलव है और फिर 1.3 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो 13 लिख देंगे। देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 बैठाएंगे, तो 13/99 यानी कि ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। ऐसा सवाल तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं और बनाना आप सीख गए हैं। ठीक है, तो इस सवाल में अब ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको हमने बहुत अच्छे ढंग से इस टाइप का सवाल जो है बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, तो 95 के बाद हम लोग चले जाते हैं सीधे से 96 नंबर सवाल पे। तो आ रहा है कि 18 और 72 का मौसा क्या होगा। तो मौसा यानी कि कॉमन निकालना है, तो 18 और 72 में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 18 और 72 में से हम लोग 18 ही कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 18 कॉमन निकलता होगा जी, 18 कम 18, 18 चौका 72 होगा, यानी कि 18 कॉमन निकालिए तो यही हम लोग का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, 18। ठीक है, ऐसे भी समझ लीजिए 18 से 18 कट रहा है और 18 से 72 भी कट रहा है, तो यही हम लोग का हो जाएगा जी एचसीएफ हो जाएगा। जो कि 72 से कभी 18 नहीं कट सकता है। 9 से 18 कटता है, 9 दूना 9 से 72 भी कटता है, लेकिन 9 सबसे बड़ा संख्या नहीं है, 18 सबसे बड़ा संख्या है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा बड़ा संख्या कौन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 9 से तो छोटा ही है 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक है, यानी कि ऐसा गुना का अंक बताइए जिससे ये परिमेय संख्या बन जाए। परिमेयीकरण गुणांक का मतलब यही होता है कि एक ऐसा संख्या से गुना कीजिए जिससे क्या हो जाए जी, ये संख्या जो है परिमेय संख्या बन जाए। तो यहाँ पे √12 दिया है, इसको परिमेय संख्या बनाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, इसका फैक्टर तोड़ लीजिए। क्या तोड़िएगा जी, तो 2 गुने 2 गुने 3 होगा। सिंपल सा बात को समझिए, 2 दूना के 4, 4 3 बड़े होगा। और इसको अगर परिमेय संख्या बनाना है तो इसका मतलब रूट से सभी संख्या बाहर निकलना चाहिए। 2 को 2 के बदले तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 3 है। तो अगर हम यहाँ पे गलती से जो है 3 से अगर गुना कर ले तो 3 का जोड़ा निकल जाएगा, तो यानी कि 3 जो है बाहर निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 दूना का 6 यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। तो कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, 3 से गुना पड़ेगा। कहाँ पे जी, रूट के अंदर, यानी कि हमको ये पूरा का पूरा √12 में, सिंपल सा बात को समझिए, √12 में जो है हमको अगर √3 से गुना कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये परिमेय संख्या बन जाएगा जिसका वर्गमूल 6 आएगा। कैसे आएगा जी, तो 12 में 3 से गुना करते 12 3 36 होगा और 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा। यानी कि √12 को अगर परिमेय संख्या में बदलना है तो हमको गुना करना पड़ेगा सबसे छोटा संख्या कौन सी जी, √3 से गुना कम से कम करना पड़ेगा, तब जाकर ये परिमेय संख्या बनेगा। यानी कि ये जो है परिमेयीकरण गुणांक हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, 98वें सवाल पर समझ लेते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसका मैंने कहा चीज हर का हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या ना हो तो उसको क्या बोलेंगे जी, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। अगर है 81 को देखें तो इसमें 2 और 5 के अलावा जो है 3 आ जाता है। ठीक है, 41 अभाज्य संख्या है, ये तो होगा नहीं करेगा। 9 5 45, 9 में 3 3 आता है। ठीक है, तो ये भी जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं है। 80 जो है देखिए इसमें क्या होता है, 80 में जो है 4 गो 2 आएगा। ठीक है, और 1 गो 5 आएगा। देखिए कैसे, तो 80 का आप लोग फैक्टर तोड़िए, कैसे आएगा जी, तो 2 से 40 बार, फिर 2 से 20 बार, फिर 2 से 10 बार, फिर 2 से जो है 5 बार आएगा। देखिए 4 बार 2 आया, ठीक है, और 1 बार 5 आया, तो 2 के ऊपर 4 गुने 5 होगा। यानी कि 2 और 5 के अलावा इसमें दूसरा कोई भी संख्या नहीं आ रहा, इसलिए कौन सा संख्या होगा जी, यहाँ पे इस शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अशांत दशमलव प्रसार कौन है। ठीक है,
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत उसी का होगा जिसका शांत नहीं होगा। तो देखिए 80 जो है शांत है, 80 वाला तो क्या है शांत है। 400 में देखिए 2 को 0 तो 2 को 2 और एगो 4 में 2 को 2 आता है, तो 4 को 2 आएगा, 2 को 5 आएगा। इसमें क्या आएगा जी 4 को 2 आएगा और 2 को 5 आएगा, तो ये भी 2 और 5 वाला संख्या, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार होगा। 400 में भी वही वाला स्थिति है, तो 4 को 2 और 2 को 5 आएगा, यानी कि ये भी शांत दशमलव प्रसार है। 1 से इसमें खाली 11 गुने 11 आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 2 और 5 है ही नहीं, तो क्या होगा जी ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, यानी कि हम लोग का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा 13/121, क्योंकि ये अशांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 ही सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के जवाब पूर्ण संख्या पूछा होता तो हम लोग 0 को टिक आउट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको टिक आउट करते हैं जी? 0 को। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो हम लोग 2 को टिक आउट करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का करते हैं जी 2 को टिक आउट करते हैं, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा सम संख्या भी पूछता है तो 2 को टिक आउट करते हैं। -1 में कुछ टिक आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सही नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये ऑप्शन क्या होगा जी? सी, यानी कि 1 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप लोग को हमने वादा किया था कि इस वीडियो में हम लोग 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी जो है 101 से लेकर के इसमें जो जितना भी क्वेश्चन है 143 तक शायद है, ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको वीडियो नंबर 3 में मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में, एकदम प्लेलिस्ट को खोलिए और प्लेलिस्ट को खोलने के बाद जो है उसमें देखिए वीडियो नंबर 3 यानी कि पार्ट 3 इसका जरूर एकदम दिखेगा, ठीक है। उस पार्ट 3 को क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 1 से लेकर के 143 तक के जो है सवाल सॉल्व कर दिए गए होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल चैप्टर का जो है सवाल खत्म हो जाएगा 3 गो पार्ट में। उसके बाद जो है पार्ट 2 कर बहुपद चैप्टर देखेंगे, उसके बाद ऐसे ही आगे आगे चैप्टर देखते जाएंगे। तो आप लोग सिंपल से जाइए प्लेलिस्ट में देखा कीजिए, कितना को वीडियो अपलोड हुआ है ये आपके ऊपर निर्भर करता है देखना, ठीक है। तो जितना भी वीडियो अपलोड हुआ हो आप जा करके देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं, हमसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो 480 आप ही का रखा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी तैयारी इस चैनल पे होगा तो होगा, और यानी कि कुछ सब्जेक्ट का जो है हो भी गया है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट करते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। हम सारे सिलेबस को खत्म करने का प्रयास इस बार जरूर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय, धन्यवाद।